नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। एसआईआर का मुद्दा अब ऐसा लगता है कम से कम संवैधानिकता के मसले पर खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फाइनल फैसला सुनाते हुए कह दिया, संविधान, कानून, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और भी कई सारे कानूनों पर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह खरी उतरती है। बिहार चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया, चाहे वो बिहार में हो, उसके बाद के 10-12 राज्यों में हो, सब पूरी तरह से ठीक ठाक हुआ है, कानून के मुताबिक हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी कोई मनमानी उसमें नहीं की है। इलेक्शन कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे पर एक बड़ी जीत हुई है, जबकि विपक्ष का कहना है, खासतौर से याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को आज निराश कर दिया। आज लोकतंत्र के लिए काला दिन है। एसआईआर के मुद्दे पर क्या अब सारे सवाल खत्म हो गए हैं? पश्चिम बंगाल का एसआईआर अलग था, क्योंकि वहां पर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले 27 लाख मामले अभी भी ट्रिब्यूनल में सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। कुछ की सुनवाई हो चुकी है, ज्यादातर अभी भी बाकी है। लेकिन क्या संवैधानिकता को चुनौती देने वाले आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार करेंगे? राष्ट्र की बात में आज इसी पर चर्चा होगी। साथ ही अब देश की बदलती डेमोग्राफी पर सरकार ने एक नई समिति बना दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल इसकी घोषणा की थी। सरकार का, गृह मंत्री का खुद यह कई बार कहना है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक हिंदुओं की आबादी लगातार गिरती गई है, मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ती गई है, जो देश के लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं है। यह सरकार ने जो समिति बनाई है डेमोग्राफिक चेंजेस पर, आबादी के बदलने पर, यह क्या करेगी, इसका भी आज राष्ट्र की बात में विश्लेषण होगा। लेकिन सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला बता देता हूं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला संवैधानिकता के मसले पर सुना दिया। एसआईआर को कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया और यह फैसला सुनाने वाली बेंच में थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची। आपको याद ही होगा, पिछले साल बिहार चुनाव के समय एसआईआर की प्रक्रिया की घोषणा की गई थी, जिसको कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वैध बताया है, कानूनी बताया है, संवैधानिक बताया है और साफ साफ कह दिया है एसआईआर किसी भी कानून का, संविधान का उल्लंघन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से एसआईआर के दौरान संदिग्ध होने के मामले में काटे गए हैं, अब उन नामों को इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार को भेजे ताकि उन पर आगे की कार्रवाई की जा सके। अगर ये देश के नागरिक नहीं है तो इनको देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। लेकिन वो काम इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन सिर्फ वो नाम केंद्र सरकार को भेजेगा और सरकार की कोई भी मंत्रालय, कोई भी विभाग, कोई भी एजेंसी कानून के मुताबिक आगे का काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एसआईआर पर आज क्या क्या कहा, जरा जल्दी से पहले वो भी समझ लीजिए। विस्तार से आपको बता रहा हूं। 4-5 बड़े बड़े सवाल थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने रखा और उनके जवाब दिए। पहला, एसआईआर को गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने अधिकारों से बाहर जाकर काम नहीं किया। संविधान के आर्टिकल 324 में ईसी को, इलेक्शन कमीशन को एसआईआर का हक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में भी इलेक्शन कमीशन को एसआईआर करवाने का अधिकार है। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 का एसआईआर ने उल्लंघन नहीं किया। कानून में चुनाव आयोग को स्पेशल रिवीजन का हक है, यह लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, इलेक्शन कमीशन कभी भी, कैसे भी वोटर लिस्ट की समीक्षा कर सकता है, यह भी कानून में लिखा हुआ है। एसआईआर का मकसद चुनाव प्रक्रिया को कमजोर करना नहीं था। एसआईआर का मकसद निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाना था। एसआईआर में कोई मनमानी नहीं हुई। एसआईआर प्रक्रिया सही है और संतुलित है। इसका मकसद साफ और सही वोटर लिस्ट बनाना है। एसआईआर में ईसी के कदम जरूरत से ज्यादा सख्त नहीं थे। आरोप यही लग रहा था ना बार बार सारे याचिकाकर्ताओं की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है, अपने अधिकारों से बाहर जाकर काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है। जन प्रतिनिधित्व कानून का भी एसआईआर उल्लंघन नहीं करता। फिर एक आरोप यह लगा याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि मनमाने दस्तावेज चुनाव आयोग मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईसी ने मनमाने दस्तावेज नहीं मांगे, सही दस्तावेज मांगे हैं। इलेक्शन कमीशन को नागरिकता के मुद्दे पर भी अधिकार हैं, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। याचिकाकर्ता बार बार कह रहे थे, विपक्ष भी कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट नागरिकता कैसे तय कर सकता है।
नागरिकता को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास अधिकार ही क्या है? अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग के पास नागरिकता के मुद्दे पर भी अधिकार हैं। नागरिकता पर इलेक्शन कमीशन सवाल पूछ सकता है, नागरिकता तय नहीं कर सकता। उसका रोल सिर्फ वोटर लिस्ट तक सीमित है, लेकिन नागरिकता जांच जरूर सकता है चुनाव आयोग। फिर सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है कि जिन लोगों के नाम कट गए संदिग्धता के मसले पर, उसका मतलब यह नहीं है कि उनकी नागरिकता चली जाएगी। ऐसे लोगों का फैसला नागरिकता कानून के तहत किया जाएगा। चुनाव आयोग ऐसे नामों को केंद्र सरकार को भेजे। वोटर लिस्ट से जुड़े मुद्दे पर नागरिकता का जब सवाल आता है, चुनाव आयोग को हक है। वोटर से दस्तावेज मांगना गलत नहीं है और वोटर लिस्ट के नामों की समीक्षा चुनाव आयोग का अधिकार है। यहां आप महुआ मोइत्रा, मनोज झा, योगेंद्र यादव, इन सारे लोगों को देखेंगे क्योंकि ये सब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर गए थे। एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के सांसद, सुप्रिया सुले एनसीपी शरद पवार की सांसद, योगेंद्र यादव, ये सब सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल याचिका लेकर गए थे एसआईआर के खिलाफ। आपको पता ही है, एसआईआर के मसले पर बार बार चुनाव आयोग के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। हालांकि कुछ नियम कानून बदले भी, प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी सुप्रीम कोर्ट ने किए थे, लेकिन आज संवैधानिकता के मसले पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। अब महुआ मोइत्रा, जो कि इसमें याचिकाकर्ता भी थी इस केस में, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो एक्स पर लिखती हैं, सुप्रीम कोर्ट के आज के बिहार एसआईआर के फैसले ने ईसीआई के बेतुके, जल्दबाजी वाले और भेदभाव वाले तरीकों पर मोहर लगा दी है, जिसकी वजह से बंगाल एसआईआर के बाद 27 लाख सही वोटर वोट नहीं दे पाए। इनकी किस्मत अभी अधर में है। न्याय होना चाहिए और न्याय होते दिखना चाहिए, यह भी कह रही हैं महुआ मोइत्रा। क्या बोल रहे हैं महुआ मोइत्रा, मनोज झा और साथ ही अश्विनी उपाध्याय क्या कहते हैं, जो कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे थे और जाहिर है एसआईआर के पक्ष में बोल रहे थे। वो भी अभी आपको सुनवाता हूं थोड़ी देर में। इस बीच जरा एक आंकड़ा देख लीजिए कि एसआईआर में आखिरकार कितने राज्यों में अब तक कितने कितने वोटर कटे हैं। वो भी एक आंकड़ा देखिए, क्योंकि बिहार से इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। उसके बाद कुल मिलाकर 13 राज्य और यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे हैं जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यूपी में करीब 2 करोड़ 89 लाख कटे, तमिलनाडु में 97 लाख हैं, पश्चिम बंगाल में 90 लाख के आसपास नाम कटे हैं। फिर ये सारे के सारे वो राज्य 12-13 जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई और वहां पर ये देखिए कई जगह करोड़ में, कई जगह लाखों में ये नाम सारे कटे हैं। पर संवैधानिकता का मसला आज समझ लीजिए पूरी तरह से तय हो गया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कह दिया चुनाव आयोग के पास संविधान के तहत स्पेशल रिवीजन का हक है और इलेक्शन कमीशन ने अपनी मनमानी कोई इस प्रक्रिया में नहीं की है। अब जरा सुन लीजिए क्या बोले मनोज झा और अश्विनी उपाध्याय। कल्याण बनर्जी, सुनिए। उम्मीद थी, हमारी चिंता किस बात की थी, और आप लोग भी वाकिफ हैं, आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं। महज चंद 100 लोगों के हक में उनका इंक्लूजन हुआ। हमारी इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है तो डिटेल देखते हैं और क्या कहें, इसमें और कुछ कहने को बचता नहीं। ये जिस लोग को इलेक्शन कमीशन डिलीट कर देता है नॉन सिटीजन मुताबिक, वो नॉन सिटीजन बोलने का कोई अधिकार इलेक्शन कमीशन का नहीं है और इस सब केस को 4 सप्ताह का अंदर उनको भेजना होगा। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन लोग को डिसाइड करना होगा हियरिंग देके। उसका बाद उन लोग सिटीजन है तो फिर उनका नाम इलेक्शन कमीशन का जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। हमारा बंगाल का केस में कंप्लीटली डिफरेंट है। बंगाल का केस में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के बारे में बोला है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का मास्टर है, वो तय करेगा कब उसको एसआईआर कराना है, कब नहीं कराना है, इसलिए वो भी इलेक्शन कमीशन का डोमेन है और इसमें किसी भी तरीके का इंटरफेयर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है और ये कहा है कि जो प्रक्रिया हुई है बिल्कुल ठीक हुई है।
तो मैं आशा करता हूं कि जो लोग दुनिया भर के आरोप लगा रहे थे शायद अब आरोप नहीं लगाएंगे और कायदे से उनको एक बार माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन जैसी संवैधानिक संस्था जो दुनिया में सबसे ट्रस्टेड संवैधानिक संस्था मानी गई है, हमारा इलेक्शन कमीशन दुनिया का सबसे ट्रस्टेड इलेक्शन कमीशन माना जाता है, उसके ऊपर जो जानबूझ के आरोप लगाए पॉलिटिकल कारणों से, वो शायद उनके लिए उनको अब माफ़ी मांगना चाहिए। सर, अब आपको बताता हूं कैसे कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की बदलती जनसांख्यिकी डेमोग्राफी पर एक नई समिति बनाने का ऐलान किया और एक्स पर बाकायदा एक संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने कहा घुसपैठ और अन्य कारणों से अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जी ने हाई लेवल कमिटी डेमोग्राफिक चेंज की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने इस कमेटी का गठन कर लिया है। डेमोग्राफिक चेंज हमारी संप्रभुता के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में गंभीर बदलाव और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी गंभीर समस्या है। यह कमेटी अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से भारत में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का मूल्यांकन करेगी, धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों के पैटर्न का विश्लेषण करेगी, इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। 1 साल का समय इस कमेटी को दिया गया है। इसमें कौन कौन है जरा देख लीजिए। रिटायर्ड जज प्रकाश प्रभाकर नावलेकर इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा रिटायर्ड आईएएस इस कमेटी के सदस्य हैं। रिटायर्ड आईपीएस बालाजी श्रीवास्तव इस कमेटी के सदस्य हैं और डॉक्टर शमिका रवि इस कमेटी की सदस्य हैं। पूरे देश में जहां जहां डेमोग्राफी बदली है, डेमोग्राफी से मतलब आप समझ रहे हैं कि जाति के स्तर पर, धर्म के स्तर पर, क्या किसी समुदाय की जनसंख्या या आबादी असामान्य तरीके से बढ़ी है क्या, या किसी की असामान्य तरीके से घटी है क्या, इसका पता लगाया जाएगा। और क्या यह घुसपैठ की वजह से हुआ या किसी और वजह से हुआ, यह भी पता लगाया जाएगा और उसके बाद उसे ठीक करने के तरीके बताए जाएंगे। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार खुलकर यह बात कह चुके हैं कि देश में हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है। अब से करीब 6-8 महीने पहले 11 अक्टूबर 2025 को गृह मंत्री अमित शाह के एक्स के हैंडल से बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखा गया था कि भारत में आजादी के बाद हुई जनगणनाओं में 1951 में हिंदू थे 84%, मुस्लिम थे 9.8 करीब 10%। 1971 में हिंदू हो गए घटकर 82.72, मुस्लिम हो गए 11। फिर उसके बाद ये 2011 में हो गया हिंदू 79 और मुस्लिम 14। यह गृह मंत्री अमित शाह ने खुद एक्स पर लिखा था। और जो सरकार के बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं सरकारी विभागों के, वो ये आंकड़े देते हैं, जरा ये देख लीजिए। 1951 में हिंदुओं की आबादी थी करीब 30 करोड़, 84%, 84% थे हिंदू, और मुस्लिम थे करीब 3.54 करोड़, 9.8%। कुल आबादी थी करीब 36 करोड़ के आसपास 1951 में। अब आइए 2015 में, 2011 का सेंसस का आंकड़ा इसमें लिया गया। हिंदू हो गए 102 करोड़, 78% हो गए 84 से, और मुस्लिम हो गए 18.5 करोड़ जो कि 14% होता है, 9.8 से 14% हो गए। कुल आबादी 2015 में 131 करोड़ के आसपास मानी जाती है। कहने का मतलब हिंदू आबादी घट गई 84% से आ गई 78 पर, और मुस्लिम आबादी 9.8 से बढ़कर हो गई 14%। इसी को बार बार इस आंकड़े को दिखाकर डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा बनाया जाता रहा है, पर क्या यह सही है? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल यही है, एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कौन जीता? इलेक्शन कमीशन जीता, यह तय है, पर हारा कौन कौन? क्योंकि याचिकाकर्ता कह रहे हैं लोकतंत्र हार गया, और दूसरा वोटर लिस्ट का मुद्दा खत्म हो गया, लेकिन क्या डेमोग्राफी पर, आबादी पर बवाल होने वाला है क्या? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से सरदार आरपी सिंह, कांग्रेस की तरफ से सरल पटेल, आम आदमी पार्टी से प्रियंका कक्कड़, समाजवादी पार्टी से फराज किदवई, शुभ्रस्ता मेरे साथ हैं।